आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दूरगामी नजरिया, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए नए मानक। राम मंदिर चुनावी बोर्ड धारा 370, सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में सुनाए 600 से अधिक बड़े फैसले। यूपी उपचुनाव के नहले में दहला, क्यों तलाश रहे पक्ष विपक्ष। कनाडा में खालिस्तानी मौजूद, पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले सभी हिंदू मोदी समर्थक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था ईरान, भाड़े के शूटर को दी सुपारी। मिशन इम्पॉसिबल कैसे होगा पॉसिबल, क्या दुनिया को जंग से मुक्ति दिला पाएंगे ट्रंप। इजराइल और गाजा में हुई हिंसा, हो सकता है जनसंहार, संयुक्त राष्ट्र का बयान। शादी सीजन से पहले सोने व चांदी के दाम में बड़ा उछाल। सिंघम अगेन के सत्या पर अलग से फिल्म बनाएंगे रोहित शेट्टी, टाइगर श्रॉफ ने उठाया राज से पर्दा। और संजू सैमसन ने रच दिया इतिहास, कारनामा करने वाली T20 में पहले भारतीय बल्लेबाज। जो यह उम्मीद कर रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर हाँ या ना में स्पष्ट जवाब मिल जाएगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आए फैसले से थोड़ी निराशा हो सकती है। लेकिन सर्वोच्च अदालत के फैसले की अहमियत इस मायने में भी है कि यह इस मसले को देखने समझने के तरीकों में निहित कर्मियों पर रोशनी डालता है और उन्हें दूर करता है। इस कानूनी विवाद की जटिलता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि यह आधी सदी से भी ज्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत 1967 में अजीज बाशा केस में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मानी जाती है, जिसमें कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि यह एक कानून के जरिए अस्तित्व में आया था। इसके बाद 1981 में सरकार ने AMU एक्ट में संशोधन करते हुए कहा कि इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय द्वारा और मुस्लिम समाज की शैक्षणिक और सांस्कृतिक जरूरतों को बढ़ावा देने के मकसद से की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का शुक्रवार 8 नवंबर को आखिरी वर्किंग डे था। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से अधिक के कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने 4.3 बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ के 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यानी उन्होंने अपने आखिरी कामकाज के दिन भी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और 7 जजों की बेंच में शामिल होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। CGI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे 23 संविधान पीठों का हिस्सा थे और इस दौरान उन्होंने 612 फैसले लिखे। वे 10,294 पीठों का हिस्सा थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर फैसले सुनाए। दरअसल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति किया गया था और नवंबर 2022 में वे मुख्य न्यायाधीश बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान उनके निर्णयों में गोपनीयता, संघवाद और यहां तक कि मध्यस्थता जैसे विषयों पर भी चर्चा होती रही। उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले सुनाए जो कई बार चर्चा का विषय बने। वेस्ट यूपी सेंट्रल से लेकर पूर्वांचल तक की सीटों को समाहित करने वाले उपचुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। शीर्ष नेता प्रचार में उतर चुके हैं। 20 को मतदान और 23 को नतीजे आने हैं। उपचुनावों के नतीजों को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही आखिरी नैरेटिव का दहला क्यों तलाशने में जुटे हैं। लगातार इन चुनावों की चर्चा हो रही है। जो प्रत्याशी मैदान में है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने वादों को पूरा करने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इन चुनावों में जीत किसे मिलती है, आखिर जनता किस पर विश्वास करती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में खालिस्तानी समर्थकों की मौजूदगी की बात स्वीकार की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ये खालिस्तानी समर्थक कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
खालिस्तानी समर्थकों की मौजूदगी ट्रूडो द्वारा स्वीकारे जाने पर भारत के इस रुख की पुष्टि करता है कि कनाडा सरकार खालिस्तानी तत्वों को पनाह दे रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू समर्थक हैं, लेकिन वे भी कनाडा में पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ओटावा के पार्लियामेंट हिल में दिवाली समारोह के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा, कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कनाडा में मोदी सरकार के समर्थक हैं, लेकिन वे सभी हिंदू कनाडाई लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश के पीछे ईरान को बताया है। शुक्रवार को मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। शिकायत में बताया गया है कि फरहाद सेकरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था, जो कि ईरान का सरकारी कर्मचारी था। शिकायत में कहा गया है कि सेकरी ने ईरान में रहते हुए FBI एजेंटों के साथ रिकॉर्ड की गई फोन पर बातचीत में कथित साजिशों के कुछ डिटेल का खुलासा किया। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उनके सहयोग का कथित कारण अमेरिका में सलाखों के पीछे एक सहयोगी की सजा कम करना है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने पहले ही वादा किया था कि वो दुनिया में शांति स्थापित करेंगे और उनके समर्थक अब रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल ईरान तक हर जगह जंग के खात्मे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप अपने इन वादों को हकीकत में बदल पाएंगे या नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 987 दिन हो चुके हैं और अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को 5.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ट्रंप इस सहायता को रोकना चाहते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का इरादा रखते हैं। उनके इस कदम से नाटो में हलचल मची हुई है, क्योंकि ट्रंप के इस रुख से युद्ध में कई ऐसे नए देश शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समर्थन देने का संकेत दिया है। मध्य पूर्व में बीते साल 7 अक्टूबर से जारी जंग में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। कोई भी पक्ष जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है और इसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिनका जंग से कोई वास्ता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के चीफ वोल्कर टर्क ने कहा है कि हो सकता है इजराइल और गाजा में जो हिंसा हुई है वो युद्ध अपराध, यहाँ तक कि जनसंहार हो। यूएन की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में सबसे ज्यादा 5 से 9 साल के बच्चे मारे गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने से पता चलता है कि इजराइल ने लड़ाकों और आम लोगों में कोई फर्क नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला और उसकी ओर से दागे गए अंधाधुंध रॉकेट भी युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकते हैं। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में खूबसूरत कपड़ों के साथ खूबसूरत ज्वेलरी महिलाओं की पहली पसंद होती है। अगर आप सोने व चांदी के गहने पहनने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार रेट जरूर चेक कर ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 74,550 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 78,280 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 1,03,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी। सराफा व्यापारी व इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य मनीष शर्मा ने कहा है कि सोने व चांदी के भाव में उछाल देखी गई है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ सिंघम अगेन की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाया है, लेकिन अभिनेता इस बात से खुश हैं कि दर्शकों ने फिल्म में उनके किरदार को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। रोहित शेट्टी निर्देशित यह पहली फिल्म है जिसमें टाइगर पुलिस की भूमिका में नजर आएंगे और अभिनेता को अब उम्मीद है कि उन्हें इस कॉप यूनिवर्स में एक अलग तरह की फिल्म मिलेगी। हाल ही में टाइगर ने भविष्य में अपने किरदार पुलिस अधिकारी सत्या के बारे में एक अलग फिल्म बनाने की संभावना की
पुष्टि की। अभिनेता ने रोहित शेट्टी के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें अपने कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनाया और उन्होंने बताया है कि उनकी ओर से कम एक फिल्म डिजाइन की जा सकती है। टाइगर ने कहा है कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि फिल्म की समय सीमा क्या है और रोहित शेट्टी ने इसकी योजना कैसे बनाई है, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद है। टाइगर ने कहा, मुझे नए संस्करण में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं वास्तव में फिल्म के साथ साथ अपने प्रति मिल रहे सभी प्यार और प्रशंसा का आनंद ले रहा हूं। मैं पूरी विनम्रता से सोचता हूं कि शायद एक फिल्म हो सकती है, हालांकि मुझे नहीं पता कि कब और फिर। यह सब रोहित सर की लाइनअप पर निर्भर करता है और उन्हें कब ऐसा करने का मन करता है जब उन्हें लगता है कि इस पर काम शुरू करने का सही समय है। एक तरफ सीनियर टीम टेस्ट क्रिकेट में जूझ रही है तो सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में यंगस्टर ने शुक्रवार से शुरू हुए 4 मैचों की T20 सीरीज में अपने तेवर पूरी तरह से साफ कर दिए हैं कि वह 4 मैचों की सीरीज में इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे जो संजू सैमसन ने डरबन में पहले T20 में मेजबानों को दिखाए। संजू ने आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 7 चौके और 10 छक्कों से 107 रन की पारी खेलते हुए सीजन का जोरदार बिगुल बजा दिया है। दक्षिण अफ्रीकी बॉलर अच्छी तरह प्लानिंग कर ले। बहरहाल इस पारी के साथ ही संजू ने वह इतिहास रच दिया जो अंतर्राष्ट्रीय T20 में पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर सका था। संजू सैमसन ने मानो वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने 12 अक्टूबर को हैदराबाद में छोड़ा था। ठीक वही लय और वही तेवर, और एक बार शुरुआत हुई तो दक्षिण अफ्रीकियों का उनकी धरती पर बैंड बजाकर रख दिया और जब उन्होंने 47 गेंदों पर 7 चौके और 9 छक्कों से शतक जड़ा तो इसी के साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट में वह इतिहास रच दिया जो पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई नहीं कर सका। वह लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय पारी में 2 शतक जड़ने वाले भारत के पहले और कुल मिलाकर चौथे बल्लेबाज बन गए।